Hi guys, welcome to the session and this is Avnish. So आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका पहला चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बेसिकली मैंने सोचा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से स्टार्ट करते हैं ताकि आपका थोड़ा इंटरेस्ट बने। तो आज का जो एजेंडा है जो हम कवर करेंगे वो हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, चार्जेस के बारे में जानेंगे, चार्जेस की यूनिट क्या होती हैं, चार्जेस कितने टाइप्स के होते हैं, चार्जेस की कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कूलम्स लॉ क्या होता है। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट पे कैसे काम करता है और उसमें दो पार्ट होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक है, और दूसरा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ एक्सियल पोजीशन। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं क्योंकि अगर आपका पेपर सब्जेक्टिव होता तो इनसे सीधे सीधे रिलेशन पूछ लिया जाता है। एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ एक्सियल पोजीशन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक है। एक्सियल क्या होता है, इक्वेटोरियल क्या होता है, उसको भी हम देखेंगे। इसके बाद हमको पढ़ना है कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पॉइंट है डिस्कशन का वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? तो देखिए, अगर आपने एक टर्म सुना होगा क्लास 10th में जिसको बोला जाता है इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो टर्म इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो विच इज द मोस्ट डेंजरस सिटी, इट इज इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि आपको पता है कि अगर उंगली डाल दो एक प्लग में तो क्या होता है, ठीक है। तो वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस सिटी इज इलेक्ट्रिसिटी। चलो जोक्स अपार्ट, तो मैं बात कर रहा था इलेक्ट्रिसिटी की। तो इलेक्ट्रिसिटी को बेसिकली दो टर्म में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है आपके इस डिसिप्लिन में, मतलब आपकी जो अप्लाइड साइंस है उसमें इलेक्ट्रिसिटी को दो टर्म में क्लासिफाई किया गया है। पहला जो टर्म होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पहला जो टर्म है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और दूसरा होता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। दूसरा जो टर्म होता है वो होता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। दोनों का मतलब समझते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर आप इसको टुकड़े करें इसके तो आपको पता चलेगा कि पहला टर्म है इलेक्ट्रो और दूसरा टर्म है स्टैटिक्स। फिर इसके बाद इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रो प्लस डायनेमिक्स, ठीक है। तो देखो, इलेक्ट्रो मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन से आया हुआ, इलेक्ट्रो मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन से आया हुआ। यहां पर भी इलेक्ट्रो का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन से आया हुआ। फिर है स्टैटिक्स और है डायनेमिक्स। स्टैटिक्स का मतलब आपने पढ़ा होगा जब आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा या इसके पहले चैप्टर में पढ़ा होगा आपने, अपने फर्स्ट सेमेस्टर के चैप्टर में जहां पर होता है मोशन के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो मोशन में एक बॉडी के दो स्टेट हो सकते हैं। कोई एक बॉडी है, जैसे मैं अगर ये कार बना दूं, ठीक है, तो ये जो कार है इस कार के दो स्टेट हो सकते हैं। एक स्टेट क्या हो सकता है, एक स्टेट हो सकता है रेस्ट और दूसरा हो सकता है मोशन। तो अगर ये बॉडी, अगर ये कार अपना पोजीशन बदलती है तो हम कहते हैं कि इट इज इन मोशन, और अगर पोजीशन नहीं बदलता है तो इट इज कॉल्ड एट रेस्ट, ठीक है। तो अगर आप किसी बॉडी की स्टडी इन टर्म्स ऑफ रेस्ट करते हैं तो हम उसको बोलते हैं स्टैटिक्स, ठीक है। और अगर मोशन की भी स्टडी करते हैं तो इसको बोला जाता है डायनेमिक्स, ठीक है। तो इन दोनों कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए स्टैटिक्स और डायनेमिक्स हम डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। क्या बोला? स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। अगर हम चार्जेस की स्टडी रेस्ट पे करते हैं तो दैट बिकम्स अ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और कौन से चार्ज पे हम लोग ज्यादा कंसंट्रेट करने वाले हैं? चार्जेस आपको पता है अपने पास बहुत सारे चार्जेस होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रोनियम होता है, एंटी न्यूट्रिनियम होता है, क्वार्क होते हैं।
तो इन सारे के सारे चार्जेस की बात नहीं करेंगे, हम लोग बेसिकली फंडामेंटल चार्ज की बात करेंगे, और फंडामेंटल चार्ज होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। तो स्टडी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज एट रेस्ट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और यही इलेक्ट्रॉन जब पागल होकर भागने लगेगा, यही इलेक्ट्रॉन जब पागल होकर भागने लगेगा, दैट बिकम्स व्हाट, इट बिकम्स इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। और यही इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कंस्टिट्यूट करता है करंट। तो करंट के फ्लो को बोलते हैं अपन इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली जो टर्म है वो करंट से रिलेटेड है, और करंट जनरेट करने के लिए इलेक्ट्रॉन को मूव करना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर है हमारा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड व्हाट इज इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो अब एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कंसेप्ट को आपको और क्लियर करेगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, मैंने एनसीईआरटी से एक एक्सपेरिमेंट उठाया है, ठीक है, और उस एक्सपेरिमेंट को समझते हैं, ठीक है। तो देखिए, मान लीजिए हम कोई भी दो मटेरियल ले लेते हैं, कोई भी दो मटेरियल ले लेते हैं, और वो मटेरियल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मटेरियल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मटेरियल होना चाहिए। अब जब भी मैं कहता हूं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो समझते हैं। मान लीजिए इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब क्या होता है कि अगर कोई बॉडी है, ठीक है, कोई भी बॉडी है, मान लीजिए कोई भी ये बॉडी है, ठीक है, कोई भी बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी ले लेते हैं। अब इस बॉडी में अगर कोई भी एक्सटर्नल एनर्जी अप्लाई नहीं की जा रही, कोई भी एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाई नहीं की जा रही है। एक्सटर्नल एनर्जी मतलब ना ही मैग्नेटिक फील्ड, ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड, और ना ही हीट एनर्जी, मतलब किसी भी तरीके की एक्सटर्नल एनर्जी नहीं प्रोवाइड की जा रही है। तो उस केस में क्या होगा कि एट नॉर्मल स्टेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड protons inside a atom remains constant। इसका मतलब ये हुआ कि at normal conditions every body will possess equal amount of positive and negative charges। So one thing is very clear, at normal condition everybody will possess equal amount of positive charge and negative charge, ठीक है। अब बहुत ज़्यादातर लोग क्या कहते हैं कि न्यूट्रल का मतलब वो लोग कुछ अलग समझ लेते हैं। न्यूट्रल का मतलब वो लोग समझते हैं कि नो चार्ज, जबकि ऐसा नहीं होता है। न्यूट्रल मीन्स, ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट, न्यूट्रल मीन्स नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ओके, इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। ओके, न्यूट्रल मीन्स नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। अब ये क्या है? दिस इज अ कंसेप्ट, दिस इज अ कंसेप्ट। तो क्योंकि ये कंसेप्ट है, ओके, क्योंकि ये कंसेप्ट है तो इस पे क्वेश्चन बन सकता है, वो मैं बताता हूं क्या है। क्वेश्चन ये है, चलो एक क्वेश्चन समझते हैं। अगर इस पे मेरे को कोई बोले कि मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन कैसे बनाना है, तो हम इसको कोशिश करते हैं बनाने की। इस कंसेप्ट पे बेस कैसे क्वेश्चन बनेगा, तो ध्यान से इस कंसेप्ट को दिमाग में रखना, और मैं इस पे क्वेश्चन बनाता हूं। तो क्वेश्चन ये होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफाइन अ बॉडी with neutral state, with the
न्यूट्रल स्टेट। इनमें से कौन से फॉलोइंग ऑप्शंस किसी बॉडी का न्यूट्रल स्टेट बताते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन इज न्यूट्रल मीन्स नो चार्ज। फर्स्ट ऑप्शन इज न्यूट्रल मीन्स नो चार्ज। सेकेंड ऑप्शन इज न्यूट्रल मीन्स body is electrically neutral. The third option is neutral means body does not have any extra charge। ठीक। और फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ द एबव। अब अगर आपको ये जवाब देना हो तो आप खुद सोच के देखोगे कि इसमें दो जो ऑप्शन है ना वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। एक है पहला न्यूट्रल मीन्स नो चार्ज, और दूसरा है न्यूट्रल मीन्स बॉडी इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है, तो जब भी आप कहते हो कि एक बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो इसका मतलब ये होगा कि एट नॉर्मल स्टेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इनसाइड द बॉडी इनसाइड द एटम रिमेन्स द कांस्टेंट। दैट मीन्स क्योंकि नेगेटिव चार्ज अगर ज्यादा होगा तो बॉडी नेगेटिव चार्ज पोजेस करेगा, और अगर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा तो बॉडी पूरी तरह पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। अब ये बात बोला जा रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। दैट मीन्स बॉडी इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। मतलब जो पॉजिटिव नेट चार्ज होगा, जो पॉजिटिव नेट चार्ज होगा और जो नेट नेगेटिव चार्ज होगा वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो इस कंसेप्ट पे बेस्ड आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन कैसे बनाया जा सकता है। ठीक है, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं और अपने वापस एक्सपेरिमेंट पे आते हैं। तो इसको मैं मिटा देता हूं और फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। राइट, सो अप टू दिस इट इज वेरी क्लियर व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। करेक्ट, ये बात तो समझ में आ गई कि भैया इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब क्या होता है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं। अब क्या करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक बहुत ही पावरफुल एक्सपेरिमेंट है जो कि आप बहुत सारी बुक्स में देखेंगे, एनसीईआरटी में भी ये एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, कोई भी एक बॉडी कंसिडर करते हैं। लेट अस कंसिडर, ओके, लेट अस कंसिडर टू बॉडीज। हम दो बॉडीज कंसिडर कर लेते हैं। ओके, एक बॉडी हम लेते हैं ग्लास रॉड और दूसरी हम लोग एक बॉडी ले लेते हैं सिल्क क्लॉथ। एक बॉडी लेते हैं ग्लास रॉड और एक बॉडी लेते हैं सिल्क क्लॉथ। अब हमको करना क्या है, हमको थोड़ा सा एक एक्सपेरिमेंट करना है। व्हाट इज द एक्सपेरिमेंट? द एक्सपेरिमेंट इज कि हम लोग क्या करेंगे, अब ध्यान से समझना, इसमें कुछ स्टेप्स होंगे वो मैं समझाने की कोशिश करता हूं। तो स्टेप 1, व्हाट इज द स्टेप 1? स्टेप 1 में क्या होगा कि हम लोग स्टेप 1 में क्या करने वाले हैं, ध्यान समझिएगा। स्टेप 1 में क्या होगा, हम लोग ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ दोनों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैं। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब अब आपको समझ में आ जाएगा, दोनों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैं। इसका मतलब दे डोंट एक्चुअली पोजेस एनी चार्ज ऑन ईच ऑफ द बॉडी। ये भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है और ये भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ना तो इसके पास कोई चार्ज है ना तो इसके पास कोई चार्ज है। ठीक, अब स्टेप 1 में आते हैं। हम लोग ने क्या करते हैं, ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ को पकड़ते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा ग्लास रॉड, ठीक है, और ये हो गया हमारा सिल्क क्लॉथ। ठीक है, ये हमारा सिल्क क्लॉथ हो गया और ये हो गया हमारा ग्लास रॉड। ठीक, अब सेकंड स्टेप में क्या करना है, स्टेप 2। इन स्टेप 2 पे हम क्या करने वाले हैं, ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ को दोनों को रब कराएंगे। क्या करेंगे, वी विल ट्राई टू
रब देम टुगेदर, रब देम टुगेदर। अब रब देम टुगेदर का मतलब ये है कि आप इन दोनों को आपस में क्या कराओगे, रब कराओगे। जैसे मान लो ये ग्लास रॉड है और ये हमारा सिल्क क्लॉथ है, तो दोनों को आपस में ऐसे रब कराना है। तो कहने का मतलब ये हो गया, ये हो गया हमारा ग्लास रॉड, ठीक, और इसके ऊपर रैप कर दिया हमने सिल्क क्लॉथ को, और दोनों को रब कराना है, ठीक है, लेफ्ट एंड राइट। तो जब आप रब कराओगे तो अब आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, जब आप इसको रब करा रहे होगे ना, तो इंटरनली इसमें एक प्रोसेस होगा। क्या होगा, प्रोसेस होगा। अब इस प्रोसेस को अभी मैं डिफाइन नहीं करूंगा, लेकिन इंटरनली कुछ प्रोसेस होगा। अब देखो स्टेप 3 पे आते हैं। अब स्टेप 3 पे क्या करते हैं, इसको पकड़ते हैं और क्या करते हैं हम लोग, यहां पर ये कोई रूफ है, रूफ मतलब कोई सीलिंग आप समझ लो या दीवार समझ लो, और क्या करने वाले हैं, अगर यही एक्सपेरिमेंट मैं 2 पेयर के लिए कराता हूं, 2 पेयर का मतलब यह है कि इसी एक्सपेरिमेंट को मैं 2 ग्लास रॉड और 2 सिल्क क्लॉथ के साथ कराऊं, और इस धागे से एक ग्लास रॉड को इससे बांध दूं और दूसरे ग्लास रॉड को इससे बांध दूं, इस तरीके से, ठीक। तो होगा क्या, आप ऐसा देखोगे कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है, समझ रहे हो आप बात को, इनके बीच की जो डिस्टेंस है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है, अगर मैं इस डिस्टेंस को आर डिस्टेंस कहूं, तो ये डिस्टेंस आप देखोगे कि ये डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब क्या हो रहा होगा कि ये ग्लास रॉड ए और ये ग्लास रॉड बी, दोनों मतलब दोनों बॉडीज ए और बी एक दूसरे को क्या कर रही हैं, रेपेल कर रही हैं। पॉइंट समझना, यहां पे एक वर्ड आया है, रेपेल कर रही है। अब मैं क्या करने वाला हूं, सेम एक्सपेरिमेंट वी आर गोइंग टू रिपीट फॉर सिल्क क्लॉथ, ठीक है। तो ये हम लोगों ने किसके साथ किया था, ग्लास रॉड के साथ, और सेम एक्सपेरिमेंट हम लोग परफॉर्म करने वाले हैं किसके साथ, सिल्क क्लॉथ के साथ, ठीक है। अब पॉइंट समझो, मैंने क्या किया, सेम कंडीशन, रूफ लिया, और मैंने क्या किया, यहां पर जो सिल्क क्लॉथ है, सिल्क क्लॉथ, इसको भी किसी धागे से लटका दिया, ठीक है, और एक सिल्क क्लॉथ इधर भी लटका दिया, ठीक है। ये पेयर ए हो गया, ये पेयर बी हो गया। अब क्या होगा, जैसे ही आप इसको रखोगे तो आप देखोगे कि ये भी दूर दूर भाग रहा है, इस तरीके से, ये भी दूर दूर भाग रहा है, मतलब इसमें भी जो आर होगी डिस्टेंस वो इंक्रीज हो जाएगी, मतलब ये भी क्या कर रहा है, रेपेल कर रहा है, रेपेल कर रहा है। अब इसका एक कंडीशन और लेते हैं, इसका एक और कंडीशन लेते हैं, स्टेप 5। स्टेप 5 में क्या करने वाला हूं, इस बार मैंने क्या किया, फिर से रूफ टॉप लिया, और इस रूफ टॉप पे क्या किया, इस बार मैं जानबूझ के थोड़ी दूरी डिस्टेंस पे, मतलब आर डिस्टेंस पे, मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर, ठीक है, 2 सेंटीमीटर और या 5 सेंटीमीटर, इतनी दूरी पे मैं क्या करता हूं, एक ग्लास रॉड लटकाता हूं इधर पे, और यहां पे मैं लटकाता हूं सिल्क क्लॉथ। रब करने की बात कर रहा हूं, आफ्टर रबिंग, ओके। ये सारी की सारी कंडीशन कब हो रही है, आफ्टर रबिंग। अब एग्जैक्टली हम लोग क्या करने वाले हैं, जब आप इनको दूर दूर लटका दोगे तो आप देखोगे कि ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, यानी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो एक चीज ये पता चल गई कि देखो पेयर वही है, ग्लास रॉड और सिल्क, अभी भी पेयर वही है, ग्लास रॉड सिल्क, यहां पे भी ग्लास रॉड सिल्क, यहां पे भी ग्लास रॉड, यहां पे ग्लास रॉड और सिल्क सिल्क। मतलब इससे ये बात समझ में आ रहा है कि रब करने से कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से दोनों बॉडीज या तो एक दूसरे को रेपेल कर रही हैं, या तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं, या तो एक दूसरे को रेपेल कर रही हैं, या तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब ये तो सारी की सारी चीजें हो रही हैं ना, कब, ये सारी की सारी चीजें कब हो रही हैं, जब हम इन दोनों को क्या कर रहे हैं, आपस में रब कर रहे हैं, ठीक है। अब एक पॉइंट, इस
जरा इस पूरे एक्सपेरिमेंट से थोड़ा सा बाहर आके सोचो, अगर मैं यही चीज, मतलब यही जो मैं कराने की कोशिश कर रहा हूं, यही एक्सपेरिमेंट अगर मैं इनके रब कराने के पहले करूं, रब कराने के पहले का मतलब यह है कि कंसिडर कर लेते हैं, मान लेते हैं कि रब कराने के पहले, रब करा मतलब यहां पे तो रबिंग हो रही है, रब कराने के पहले अगर मैं इन दोनों बॉडीज को आपस में लटका दूं, आपस में क्या कर दूं, ऐसे लटका दूं, ठीक है, ये हो गई सिल्क क्लॉथ, ये हो गया सिल्क और ये हो गया ग्लास रॉड, तो आप देखोगे कि कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, मतलब ये अपनी पोजीशन पे वहीं पे रहेगा, ये भी अपनी पोजीशन पे रहेगा, ना तो ये रेपेल करेंगे और ना तो अट्रैक्ट करेंगे। मतलब एक चीज तो समझ में आ गई कि रब करने से कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से ये आपस में एक दूसरे को या तो रेपेल कर रहे हैं या तो अट्रैक्ट कर रहे हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो पक्का से पक्का इसमें कुछ ना कुछ ऐसा आ गया होगा जिसकी वजह से इसमें ये प्रॉपर्टी आई। कौन सी प्रॉपर्टी? रेपेल करने की प्रॉपर्टी या अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी। पॉइंट समझ में आ रही है बात को? ध्यान से समझना। ड्यू टू रबिंग, ड्यू टू रबिंग मतलब इस एक्सपेरिमेंट से कंक्लूजन क्या निकला? अगर मैं आपसे बोलूं कि इस एक्सपेरिमेंट से कंक्लूजन निकालना है, व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट? कंक्लूजन ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, तो कंक्लूजन ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट इज दैट आफ्टर रबिंग, आफ्टर रबिंग both the bodies, both the pair of bodies have acquired a property, has acquired a property due to which it either attracts और रेपेल ईच अदर। मतलब क्या हुआ? एक बार आपने इन दोनों को रब कराया तो आपने ये देखा कि इन दोनों पेयर ऑफ बॉडीज के लिए इस पे कोई ऐसी प्रॉपर्टी, एक ऐसी जादुई प्रॉपर्टी आ गई जिसकी वजह से या तो ये एक दूसरे को रेपेल कर रहे या तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। नाउ अगर आपको ये बात समझ में आ गई हो, अगर आपको ये बात समझ में आ गई हो तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, या तो अगर नोट्स बना रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं आपको एक बहुत अच्छा कंक्लूजन देने वाला हूं, और कंक्लूजन क्या देने वाला हूं? नाउ द कंक्लूजन इज, नाउ द कंक्लूजन इज, नाउ द कंक्लूजन इज, नाउ द कंक्लूजन इज, व्हाट इज द कंक्लूजन? द कंक्लूजन इज व्हाट इज चार्ज, व्हाट इज चार्ज। अगर आप दुनिया में किसी से भी पूछोगे ना व्हाट इज चार्ज, तो ज्यादातर लोग कहेंगे अरे चार्ज मींस पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। नो, आई नीड द डेफिनेशन ऑफ द चार्ज। चार्ज की डेफिनेशन क्या होती है? तो चार्ज की डेफिनेशन क्या, जरा इस बात को समझना ध्यान से। अ चार्ज इज अ यूनिवर्सल प्रॉपर्टी, अ चार्ज इज अ यूनिवर्सल प्रॉपर्टी, okay, a charge is a universal property of a material, due to which it either repels or either it attracts अदर बॉडी। कहने का मतलब चार्ज वह एक यूनिवर्सल प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वह किसी और दूसरी मटेरियल को या तो अट्रैक्ट करेगा या तो रेपेल करेगा। वेरी सिंपल, करेक्ट। नाउ व्हाट इज द यूनिट ऑफ द चार्ज? व्हाट इज द यूनिट ऑफ द चार्ज? व्हाट इज द यूनिट ऑफ द चार्ज? चार्ज की क्या यूनिट है? ठीक है, what is the unit of the charge? So what is the unit of the charge? The unit of the charge is coulombs. Coulombs is the SI unit of electric charge. Clear है? Coulombs
is the SI unit of electric charge. Now what is the meaning of SI unit? SI unit means international standard. International standard. इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। ठीक, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का मतलब ये है कि जैसे आपने अगर 5 स्टार का ऐड देखा हो तो उसमें वो क्या हो, दो दोस्त लोग होते थे और वो टेलर मास्टर से आके कहते थे कि मेरे पजामे को 2 बिलात छोटा कर दो। ऐसा आपने ऐड देखा होगा। या आपको पता होगा इंडिया में हमारे यहाँ इंडिया में बहुत सारे यूनिट्स चलते हैं, जैसे कि मन भर, बिस्वा, ऐसा चलता है। अब आप सोचो, बीघा चलता है, आपको पता होगा, है ना, पसेरी चलता है। तो किसी तरीके से अगर आप सोचो इंग्लैंड में जाके आप बोलो कि मेरे को ज़मीन खरीदना है, वो भी 1 बीघा, तो क्या होना है, वो तो आपको फिर दौड़ा दौड़ा के मारेगा कि नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज होती है, इंग्लिश लैंग्वेज पूरी दुनिया में पॉपुलर है, मतलब स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। उसी तरीके से SI यूनिट जब आप बोलते हो तो कूलम्स इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। इसका मतलब यह है कि इस SI यूनिट को अगर आप बोलते हो तो इस कूलम्स, जब भी आप इलेक्ट्रिकल चार्ज को डिफाइन करोगे, इसके लिए कौन सी यूनिट डिफाइन की जाएगी? कूलम्स लॉ। मतलब कूलम्स विल बी द यूनिट फॉर द इलेक्ट्रिकल चार्ज, करेक्ट। अब इसके साथ ही साथ एक और यूनिट होती है जिसको हम बोलते हैं ESU। ESU का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, अब इस पे एक क्वेश्चन बनता है कि सर कूलम्स भी, कूलम क्या होता है? जो कूलाम्स होता है दैट इज अ SI यूनिट, करेक्ट। और ESU या इसको ये भी बोला जाता है स्टैट कूलाम। अगर आप बुक में पढ़ेंगे तो दिया होगा स्टैट कूलाम। तो स्टैट कूलम्स SI यूनिट है, और ESU जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट कहते हैं उसे हम स्टेट कूलाम भी कहते हैं। तो ये कौन सी यूनिट है? तो ये बेसिकली यूनिट होती है CGS यूनिट। कौन सी यूनिट होती है? CGS यूनिट। CGS यूनिट का मतलब सेंटीमीटर ग्राम पर सेकंड में जो रिप्रेजेंट की जाती है उसको बोलते हैं CGS यूनिट। और ये कौन सी होती है? ये MKS यूनिट होती है, यानी मतलब मीटर किलोग्राम और सेकंड में रिप्रेजेंट की जाती है। ठीक है, बात समझ में आ गई? अच्छा, एक बात मैं और आपको बता रहा हूं, जो कूलाम्स है, कूलाम्स इलेक्ट्रिक चार्ज है। कूलाम्स इलेक्ट्रिक चार्ज है, लेकिन इसको जब भी रिप्रेजेंट किया जाएगा इट विल बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। क्या बोले? इट विल बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज? अब आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज? सी, हमारे पास आपको पता होगा कि बहुत सारे चार्जेस होते हैं, जैसे कि पॉजिटिव चार्ज होता है, करेक्ट, नेगेटिव चार्ज होता है, न्यूट्रल चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रल, कोई बॉडी न्यूट्रल तब बनती है जब उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बराबर होते हैं। तो अपने पास 2 तरीके चार्ज है, पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो देखो, जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो बेसिकली होता है किसकी वजह से? वो होता है प्रोटॉन्स की वजह से। किसकी वजह से होता है वो? प्रोटॉन्स की वजह से। और जो नेगेटिव चार्ज होता है वो बेसिकली किसकी वजह से होता है? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। परफेक्ट। पॉजिटिव चार्ज इज ड्यू टू प्रोटॉन्स एंड नेगेटिव चार्ज इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। बट क्योंकि प्रोटॉन जो होता है, अब देखो प्रोटॉन के बारे में खास बात मैं आपको बता दूं। देखो ये सारी की सारी चीजें बेसिक हैं, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें बेसिक है। जब तक आपको ये नहीं आएगा आप क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, पॉइंट समझो इस बात को। मैंने क्या किया, मैंने क्या कहा यहां पे, मैं ये क्या समझाना चाहता हूं कि कूलम्स को, क्योंकि हमारे पास तो 2 चार्ज होते हैं ना, पॉजिटिव चार्ज भी होता है, नेगेटिव चार्ज भी होता है। तो हमारा रिक्वायरमेंट समझो, रिक्वायरमेंट ये है कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि भैया जो कूलम्स चार्ज है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वजह से होता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के दम पे होता है। ऐसा इस वजह से है क्योंकि ध्यान से समझना, आपको पता है कि हमारे पास एक एटम होता है, ठीक, इस एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है। ये सब बुनियादी बातें आपको पता होगा, ये न्यूक्लियस होता है। इस न्यूक्लियस के अंदर कौन बैठा रहता है? प्रोटॉन्स बैठा रहता है, प्रोटॉन्स, और यहां बैठा रहता है न्यूट्रॉन्स। ठीक है,
अब मेरे को एक बात बताओ, क्या कभी प्रोटॉन न्यूक्लियस को तोड़ के बाहर जाएगा? ये इम्पॉसिबल है। मतलब जो प्रोटॉन है वो न्यूक्लियस को तोड़ के बाहर जा नहीं सकता, बाहर तो जा नहीं सकता। तो जब बाहर जा नहीं सकता तो लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन वो तो बैठा रहता है यहां पर ना, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे, यहां पर आउटर मोस्ट शेल पे। सही बात है कि नहीं? आउटर मोस्ट शेल पर, है कि नहीं? और जब ये आउटर मोस्ट शेल पे बैठा रहता है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को पूरी की पूरी परमिशन है कि भैया निकल के भाग लो, है कि नहीं? पूरी की पूरी इसके पास फ्रीडम है कि भैया निकल लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये है कि कंडक्शन ऑफ चार्जेस के लिए, मतलब ओनली इलेक्ट्रॉन्स हैव द परमिशन, मतलब आप बोल सकते हो ना कि इलेक्ट्रॉन के पास सुपर यूजर परमिशन है, बोल सकते हो, ठीक है? कि सीएस वाले हो ना आप लोग, तो बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, सुपर यूजर परमिशन है, जिसकी वजह से क्या कर सकता है, ये यहां से भाग सकता है। तो जिसकी वजह से इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि कंडक्शन के लिए विच इज द रिस्पॉन्सिबल चार्ज फॉर कंडक्शन पर्पस, इलेक्ट्रॉन इज द रिस्पॉन्सिबल पर्सन, ओके? इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल है फॉर कंडक्शन। दैट मीन्स हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ करंट? Which one is responsible for the flow of current? The responsible for flow of current is only what? Electron. Okay? तो charge due to proton is called protonic charge and the charge due to electron is called electronic charge. क्या बोले? Charge due to protons is called as protonic charge. Okay? And the charge due to electrons is called electronic charge. करेक्ट? तो आपको यह पता चल गया कि क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ चार्जेस, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ करंट, दैट मीन्स कूलम्स कैन बी ओनली रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। समझ में आ गई बात? कहने का मतलब यह है कि भैया कोरोना से किसको बचाना है? जो बाहर जाता है उसकी हम बात करेंगे, जो घर में रहता हो वो तो वैसे भी सेफ है, समझ रहे हो? तो इसी तरीके से घर से बाहर कौन निकलता है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की हम बात करेंगे कि भैया इलेक्ट्रॉन को बचाना है, समझ रहे हो बात को? तो कहने का मतलब है अगर कूलम्स की आप बात करोगे तो कूलम्स इज द एसआई यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिकल चार्ज। जब भी आप इलेक्ट्रिकल चार्ज बोलोगे तो इलेक्ट्रिकल चार्ज किससे रिलेटेड होगा? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से रिलेटेड होगा। तो इस पे मैं एक क्वेश्चन बताता हूं, ठीक है, ताकि आपको ये पूरी की पूरी चीज क्लियर हो जाए। ओके, तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है? तो कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो अब हम बात कर रहे थे कि इस पे क्वेश्चन करते हैं और फिर समझते हैं। क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल for representation of SI unit in terms of coulombs, करेक्ट? कह रहा है, क्वेश्चन ये है कि अगर आपको किसी चार्ज को कूलम्स में रिप्रेजेंट करना है तो इनमें से कौन सा चार्ज होगा? पहला न्यूट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा प्रोटॉन और चौथा कौन सा? चौथा नन ऑफ द अबव, करेक्ट? तो इसका आंसर आपको पता है, इसका आंसर होगा
इलेक्ट्रॉन। वाई? बिकॉज इलेक्ट्रॉन हैज ओनली द परमिशन टू मूव फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। दैट इज वाई एक बात बताना यार, एक बात बताना, याद करो एक्सपेरिमेंट को अपने, याद करो। ग्लास रॉड था और सिल्क क्लॉथ था, पक्का? ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ, ये हो गया ग्लास रॉड और ये हो गया मेरा सिल्क क्लॉथ, ठीक? ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ के केस में कुछ ना कुछ तो ऐसा रहा होगा जो इधर उधर ट्रांसफर हुए होंगे, कुछ इधर ट्रांसफर हुआ होगा, कुछ उधर ट्रांसफर हुआ होगा। ऐसा मानते हो कि नहीं मानते हो? तो कौन ट्रांसफर हो सकता है? प्रोटॉन ट्रांसफर हो सकता है या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है? तो आपको पता है कि भैया प्रोटॉन तो न्यूक्लियस से बाहर निकल ही नहीं सकता, तो इसका मतलब प्रोटॉन तो है ही नहीं। समझ रहे बात को? तो इलेक्ट्रॉन ही तो रिस्पॉन्सिबल हुआ। तो चार्जेस को जनरेट करने वाला कौन रिस्पॉन्सिबल हुआ? इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स सेकंड ऑप्शन इलेक्ट्रॉन इज द करेक्ट। वाई इलेक्ट्रॉन इज द करेक्ट ऑप्शन? बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन। करेक्ट? ओके, तो ये बात समझ में आ गई होगी, राइट? सो सिंपल से कंसेप्ट है, सिंपल से क्वेश्चन है। अब देखिए ये क्वेश्चंस जो है ना, ये कंसेप्चुअल बेस्ड है। अब आपको लग रहा होगा कि ऑप्शंस तो बड़े आसान है, लेकिन जब तक आपको कंसेप्ट नहीं पता होगा ना, आप कुछ भी तुक्का मार दोगे और ऐसे काम चलने वाला नहीं है। भगवान न करे कि आपके एग्जाम्स पे नेगेटिव मार्क्स हो, भगवान न करे, अगर हो गए तो फिर तो लेने के देने पड़ जाएंगे। समझ रहे हो बात को? तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कंसेप्ट को ध्यान से समझें, अप्लाइड फिजिक्स को ध्यान से समझें, और मेरे हिसाब से चीज़ें बहुत आसान जाने वाली है और आपको समझ में भी आएगा। ओके, राइट? तो अप टू दिस हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करेक्ट? व्हाट इज चार्ज एंड यूनिट ऑफ चार्ज। ओके, इट इज वेरी क्लियर। नाउ we will discuss about what is frictional electricity and static electricity। क्या बोले? frictional electricity and static electricity। समझते हैं। frictional electricity, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। अब एक बात समझते हैं। अब आपको मेरे साथ एक एक्सपेरिमेंट करना हो, दोनों हाथ ऐसे उठाओ और एक व्यायाम करना है आपको। दोनों हाथ ऐसे उठाओ और ऐसे ऐसे रब करते रहो, बहुत तेजी से रब करो, ऐसे ऐसे, बढ़िया। क्या लग रहा है? गरम लग रहा है? कुछ मजा आ रही है? तो अगर आप ऐसे ऐसे करोगे तो आप देखोगे कि ऐसे करोगे तो थोड़ा सा गर्म लगेगा। समझ पा रहे हो बात को? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपने अपने हाथों को ऐसे रब किया हुआ, हीट प्रोड्यूस हुई, यस और नो? हीट प्रोड्यूस हुई होगी। अब एक पॉइंट समझना, ये हीट क्यों प्रोड्यूस हुई है आपको पता है? ये हीट इस वजह से प्रोड्यूस हुई क्योंकि हमारे दोनों हाथों में क्या होता है? रफनेस होती है। समझ रहे हो बात को? ये फिंगरप्रिंट्स होते हैं, इनकी रफनेस की वजह से जब दोनों को रब करते हो तो क्या होता है? ड्यू टू फ्रिक्शन की वजह से क्या जनरेट होती है? हीट। ठीक। अब मेरे को एक बात बताओ कि हमारे हाथ में आग तो लगी नहीं, क्या आग लग गई? क्या आग तो लगी नहीं? ठीक। तो आप कहोगे सर इस एक्सपेरिमेंट का मकसद क्या था? What was the main aim behind this experiment? तो एक्सपेरिमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। हमने यहाँ पे प्रोसेस क्या किया? रब किया और बदले में क्या जनरेट हुई? हीट। करेक्ट? बदले में क्या जनरेट हुई? हीट। नाउ टेल मी वन थिंग, हीट इज व्हाट? हीट इज अ एनर्जी। करेक्ट? हीट इज द एनर्जी। अब इस एनर्जी का क्या काम है? ध्यान से समझना। याद करो, आपने ग्लास रॉड को और सिल्क क्लॉथ को दोनों को रब कराया था। याद करो एक एक्सपेरिमेंट में, ये था हमारा ग्लास रॉड और ये था हमारा सिल्क क्लॉथ। करेक्ट? याद होगा आपने क्या किया था? इन दोनों को रब कराया था। क्या कराया था? रब कराया था। अब जरा एज्यूम करो कि एक वक्त के लिए ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ में जान होती और एक वक्त के लिए मान लो कि
हाथ में सेंसेशंस होते या इनमें भी सेंसेशन होते, तो जब आप इनको रब कर रहे थे तो फील आई थी कि गर्म लग रहा है। तो इसी तरीके से सोचो, अगर ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ को जब आप रब कर रहे होगे तो क्या आप ऐसा मानते हो कि हीट प्रोड्यूस हुई होगी? यस सर, हीट बिल्कुल प्रोड्यूस हुई होगी। परफेक्ट, हीट प्रोड्यूस होगी। अब जब यहां पर हमारे हाथ में हीट प्रोड्यूस हुई तो हमारे हाथ में आग तो नहीं लगी, बट यहां कुछ हुआ। और वो क्या हुआ, ध्यान से समझना। ये हुआ होगा कि जब भी ये हीट इन दोनों को दी गई होगी, किसको दी गई होगी? हीट जब इन दोनों को दी गई होगी तो हुआ क्या होगा, जस्ट इमेजिन करते हैं कि ग्लास रॉड के अंदर कुछ एटम्स होंगे ऐसे। ग्लास रॉड का ये एटम है, इमेजिन करो कि ग्लास रॉड का एटम है। ग्लास रॉड के एटम के अंदर ये तो प्रोटॉन बैठे हैं, ये न्यूट्रॉन बैठे हैं, और यहां पर बैठे हैं कौन? इलेक्ट्रॉन हमारे। फील करो भैया, फील करना जरूरी है, इलेक्ट्रॉन है। अब हुआ क्या होगा कि जब आप इन दोनों को रब कर रहे होगे तो ये जो एनर्जी है यहां से निकली, हीट एनर्जी, यहां से हीट एनर्जी निकली। ये हीट एनर्जी किसने एब्जॉर्व की होगी? इन्होंने, इन इलेक्ट्रॉन ने क्या की होगी? एब्जॉर्व की होगी। करेक्ट। ये हीट एनर्जी इन लोगों ने, इन इलेक्ट्रॉन्स ने क्या की होगी? एब्जॉर्व की होगी। जैसे ही ये हीट एनर्जी इसमें आई, इलेक्ट्रॉन को क्या हो गया? फोर्स मिल गया। मतलब इलेक्ट्रॉन को एक एक्सटर्नल एनर्जी मिली। कौन सी एनर्जी? हीट एनर्जी। करेक्ट। अब आपने कंसेप्ट क्लास 10th में पढ़ा होगा, रदरफोर्ड थ्योरी, कि ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये बेटा घूम रहे होते हैं, ऐसे चारों तरफ घूम रहे होते हैं। और इनको घुमा कौन रहा होता है? इनको घुमा रहा होता है इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन है और ये जो न्यूट्रॉन और ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो अट्रैक्शन है ना, अट्रैक्शन, ये अट्रैक्शन की वजह से ही इस पे चारों तरफ से घूम रहा होता है। समझ रहे हो बात? अब क्या होगा कि न्यूट्रॉन तो पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज है, तो ये हीट एनर्जी क्या होती है? ये जो अट्रैक्शन है ना इन दोनों के बीच का, इसको ब्रेक कर देता है। क्या कर देता है? इस अट्रैक्शन को ब्रेक कर देता है। जैसे ही इस अट्रैक्शन को ब्रेक करता है, इलेक्ट्रॉन अपने बंदिशों से मुक्त हो जाता है, इलेक्ट्रॉन वीराना हो जाता है, घूमने लगता है पागलों की तरह। तो क्या हो जाएगा? ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आएगा ऐसे। और यही इलेक्ट्रॉन जो अभी तक क्या था? बाउंडेड था। क्या था? बाउंडेड था। वो अब क्या हो जाता है? फ्री इलेक्ट्रॉन कहला देता है। क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाता है। अब जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन को कौन पकड़ लेता है? इस इलेक्ट्रॉन को ये गेन कर लेता है। ये जो इलेक्ट्रॉन होता है इसको ये गेन कर लेता है। तो मान लेते हैं कि यही चीज एक इलेक्ट्रॉन के साथ होती है, तो इसके पास एक्स्ट्रा क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज। और क्योंकि यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो यहां क्या आ गया बेटा? एक पॉजिटिव चार्ज। तो कहने का मतलब, अगर तुम ध्यान से देखो, तुम्हारा ग्लास रॉड कुछ ऐसा दिखेगा और जो सिल्क क्लॉथ होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। नेगेटिव चार्ज के साथ बैठा होगा, ये पॉजिटिव चार्ज के साथ बैठा होगा। यानी इसको मैं दिखा सकता हूं Q पॉजिटिव और इसको दिखा सकता हूं Q नेगेटिव। अब आप बोलोगे ये Q क्या बना दिया? तो Q का मतलब कुछ नहीं है, Q का मतलब है चार्ज। ये इसका सिंबल होता है, नोटेशन सिंबल। ठीक है। तो इतने पूरे एक्सपेरिमेंट से एक बात समझ में आई कि मेरे को एक बात बताओ, हीट कैसे जनरेट हुई? हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रबिंग। करेक्ट। हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रबिंग। और हीट क्यों प्रोड्यूस हुई? ड्यू टू फ्रिक्शन। करेक्ट। ड्यू टू फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन? फ्रिक्शन बिटवीन बोथ द हैंड्स, फ्रिक्शन बिटवीन ग्लास रॉड एंड सिल्क क्लॉथ। इसका मतलब फ्रिक्शन इज द रिस्पॉन्सिबल। फ्रिक्शन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन ऑफ चार्जेस। करेक्ट। जनरेशन ऑफ चार्जेस। इसका मतलब एक चीज बहुत क्लियर है। क्या? द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड ड्यू टू फ्रिक्शन इज कॉल्ड एज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोले? कि द इलेक्ट्रिसिटी
or charges generated due to the friction between the two materials, due to the friction between two material is called as frictional electricity. करेक्ट, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। ओके, अब इस पे भी एक क्वेश्चन बनेगा। वो क्या बनेगा मैं बताता हूं, ठीक है? क्या बन सकता है, देखो। ध्यान समझना, ठीक है? समझने की कोशिश करना। फ्रिक्शनल क्या कहते हैं इसको? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इट्स कॉल्ड एज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, करेक्ट। अब देखो, इस पे याद रहे, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी is also called as static electricity। बचपन में सुना होगा, और नहीं सुना हो तो एक एक्सपेरिमेंट बताता हूं, एग्जाम्पल बताता हूं। क्या कि कभी आपने देखा हो बचपन में आपने काम जरूर किया होगा, ये आपके बाल रहे होंगे ऐसे, ठीक है? आपने क्या किया होगा भाई? क्या किया होगा कि आपने कंघी की होगी या स्केल लिया होगा। याद है? स्केल ऐसे स्केल लिया होगा, मीटर स्केल ली होगी, बचपन में किया होगा, और इसको अपने बालों से क्या किया गया होगा? रब किया होगा। पहले के नजरिए में, आपके नजरिए में देखो, स्केल लिया, अपने बालों से क्या किया? रब किया। अपने बालों से रब किया, क्या हुआ? यहां पे फ्रिक्शन यूज हुआ। फ्रिक्शन, इस फ्रिक्शन की वजह से जैसे ही आप इस स्केल को लेके गए और इस स्केल को आपने, पेंसिल के छिलके होते हैं, देखा होगा आपने, या पेपर की कटिंग्स होती हैं, उस पे जब आप लगाते होगे इसको तो क्या होता है? आपने देखा होगा ये चिपक जाते थे। याद है? ऐसे ये चिपक जाते थे। याद है? ऐसा क्या हो जाता था कि चिपक जाते थे? तो ये पूरा का पूरा जो कंसेप्ट है, दिस इज नथिंग बट स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। पहले आप इसको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते थे, नाउ इट इज नथिंग बट फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। करेक्ट, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो एक बात साफ समझ में आई, क्या कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डील्स विद द कंसेप्ट ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो हम क्या बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। करेक्ट, डन। तो ये बात क्लियर हो गई, व्हाट इज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, हाउ इट इज जनरेटेड एंड ऑल अदर फैक्टर्स। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं यूनिट, व्हाट इज द न्यूमेरिकल यूनिट ऑफ कूलम्स। करेक्ट, तो यूनिट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू या न्यूमेरिकल यूनिट ऑफ कूलम्स। अगर मैं आपसे पूछूं कि कूलम्स की वैल्यू एग्जैक्टली कितनी होती है, ठीक है, एग्जैक्टली कितनी होती है, तो याद रहे अगर आपसे डिफाइन करना है, करेक्ट, डिफाइन करना है, अगर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की मैं आपसे बात पूछूं कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, ये आपको डिफाइन करना है, ठीक है। तो द मैग्नीट्यूड, जब भी मैं बात करता हूं ना मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या बोले?
न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब जैसे आप दूध खरीदते हो तो आप बोलते हो ना 2 लीटर दूध, तो ये जो 2 नंबर होता है ये इस बार न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, ये उसका मैग्नीट्यूड होता है। द मैग्नीट्यूड और द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, अच्छा, हाउ चार्जेस आर डिनोटेड, हाउ चार्जेस आर डिनोटेड, चार्जेस को डिनोट कैसे किया जाता है? तो चार्जेस को डिनोट करने के लिए कैपिटल Q और स्मॉल q यूज किया जाता है। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ चार्जेस की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो अगर मैं चार्जेस की बात करूं तो आप में से बहुत से लोग बोलोगे पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, तो बेसिकली मैं पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की बात नहीं कर रहा हूं, इन टर्म्स ऑफ पेयर्स। पेयर्स के आधार पर आप चार्जेस को कितने तरीके से दिखाओगे? तो एक होता है QS जिसको बोला जाता है सोर्स चार्ज, क्या बोला जाता है? सोर्स चार्ज। और एक आपको देखने को मिलेगा जिसको बोला जाता है Q नॉट, Q नॉट का मतलब होता है टेस्ट चार्ज। क्या होता है? आपको देखने को मिलेगा क्या, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे तो पता चलेगा, एक QS से डिनोट किया जाएगा जिसको बोलेंगे सोर्स चार्ज, और एक होता है Q नॉट, Q नॉट का मतलब होता है टेस्ट चार्ज। करेक्ट? ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये आपको याद रखना है। ओके, अच्छा, अब बात करता हूं मैं, अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस की। किसके बारे में बात करते हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस की बात करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। ठीक है, चार्जेस की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? तो देखो, चार्जेस की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि पहला, ठीक है, अपोजिट चार्जेस क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, while negative charges, while similar charges, और आप like charges भी बोल सकते हो, like charges repel each other। ठीक, दूसरा जो पॉइंट है वो है चार्जेस कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। मतलब चार्जेस क्या हो सकता है? चार्जेस को ना तो आप क्रिएट कर सकते हो ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हो, जबकि आप उसको ट्रांसफर कर सकते हो एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल तक। ठीक है, अच्छा, इसी चीज को हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस बोला जाता है। ठीक, क्लियर है? अच्छा, पॉइंट नंबर तीसरे की बात करते हैं। पॉइंट नंबर तीसरा है हमारा चलिए, तो पॉइंट नंबर तीसरा है हमारा कि देखो, जो चार्जेस होते हैं, चार्जेस ऑन अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। चार्जेस, किसी भी बॉडी पे अगर कोई चार्ज है तो वो क्वांटाइज्ड होता है, या इसी को बोला जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। ठीक, तो इस कंसेप्ट को अभी हम समझने की कोशिश करते हैं। ओके, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है,
चलो, तो इतना क्लियर है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में हमको बेसिकली क्या देखना है, हमको दो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज समझनी है। ये तो आपको पता है कि जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। सिमिलर चार्जेस या लाइक चार्जेस या जो चार्जेस जो सेम नेचर के होते हैं वो एक दूसरे को रेपल करते हैं, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है ये हमको समझना है कि चार्जेस ना तो क्रिएट किए जा सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉयड किए जा सकते हैं, लेकिन एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर किए जाते हैं। इसको बोला जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। और तीसरा पॉइंट है कि चार्ज ऑन एनी बॉडी इज क्वांटाइज्ड, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले बात करेंगे, क्या बात करेंगे, सबसे पहले काम करते हैं, पॉइंट नंबर तीसरा डिस्कस कर लेते हैं, जिसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो व्हाट इज द मीनिंग व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, वाह, व्हाट इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 4 बार खींच के लिख लो इसको, ठीक है। व्हाट इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो पहले इसको समझते हैं। सी, अकॉर्डिंग टू लॉ of quantization of charge, electron being the smallest charge, the charge on any body is a integral multiple of इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। भैया इसका क्या मतलब हुआ, जरा समझते हैं। कहता है कि दुनिया में जो सबसे छोटा चार्ज है भैया वो कौन सा है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ऐसा कहा जाता है, ऐसा रियलिटी में ऐसा नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से भी छोटा एक होता है इसका बच्चा, जिसका नाम है क्वार्क। क्या नाम है बेटा, क्वार्क्स। मतलब अगर आप रिलेटिव थ्योरी में जाओगे ना, रिलेटिव फिजिक्स में, क्वांटम फिजिक्स में, तो आपको पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन से भी छोटे होते हैं, उनका मतलब होता है क्वार्क्स, ठीक है। क्वार्क्स होता है, तो बेसिकली 2 टाइप्स के क्वार्क्स होते हैं। एक होता है पॉजिटिव क्वार्क्स, होता है नेगेटिव क्वार्क्स, ठीक है। एक अपवर्ड स्पिन करते हैं, एक डाउनवर्ड स्पिन करते हैं। तो इनका क्या होता है, इनका वैल्यूज होती हैं, ठीक है। +3/2e माइनस, ठीक है, -3/2। तो कहने का मतलब ये यूनिट्स होती हैं, इस तरीके से बहुत सारी यूनिट्स होती हैं जिसमें ये डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि इलेक्ट्रॉन से भी छोटे कुछ यूनिट्स होती हैं जिनका नाम होता है क्वार्क्स, लेकिन हम उतना डीप में नहीं जाएंगे। मतलब अगर साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें और 12th के सिलेबस तक की बात करें, यानी हम अपने डिप्लोमा के सिलेबस तक की बात करें, इंटरमीडिएट लेवल तक, तो हमको सिर्फ ये कंसिडर करना है कि इलेक्ट्रॉन भैया सबसे छोटा चार्ज है पूरी दुनिया में, ठीक है। तो अगर हम ये कंसिडर करते हैं कि दुनिया में किसी भी बॉडी में सबसे छोटा चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो कहता है, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है कि दुनिया में किसी भी बॉडी में जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉनिक के चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होगा। इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर मतलब इस चीज को भूल जाओ। बताने का मतलब क्या है, समेशन ऑफ क्यू इज इक्वल टू ±NE। क्या लिखा मैंने, फॉर्मूला समझो। समेशन क्यू इज इक्वल टू ±NE, वेयर n इज व्हाट, n इज अ इंटीजर नंबर, ठीक। अब देखो, अगर मैं आपसे बोलूं ±n इंटू ई लिख सकता हूं, और ई क्या है बेटा, ई है हमारा क्या, ई है हमारा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, मतलब 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये है ना हमारा, ठीक।
तो कहने का मतलब ये है कि n क्या हो सकता है, n का मतलब होता है n इज इक्वल टू कोई भी इंटीजर हो सकता है, 1 2 3 4 डॉट 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 चलता जा सकता है, ये कोई भी इंटीजर हो सकता है, कोई भी इंटीजर वैल्यू हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि n इज अ इंटीजर और n मल्टीप्लाई में है किसके साथ, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के साथ। तो अब समझने की कोशिश करो, क्या द चार्ज ऑन एनी बॉडी, द चार्ज ऑन एनी बॉडी इज द इंटीग्रल मतलब इंटीजर मल्टीपल मतलब डॉट, दोनों का मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ये तो वाह, ये तो फिर तो सीधा सीधा फॉर्मूला बन गया। तो ये तो क्लियर हो गया कि भैया Q इज इक्वल टू प्लस माइनस। अच्छा एक पॉइंट और है, यहां पर जो प्लस माइनस दिया इसका मतलब क्या है। अब एक बात समझ, जब भी कोई बोलता है समेशन, तो समेशन का मतलब होता है ऐड करो, लेकिन ऐड करो साइन के साथ, मतलब प्लस में कोई आ रहा है तो प्लस में आन दो, माइनस में कोई आ रहा है तो माइनस में आन दो, ठीक है। तो इस समेशन को देखते हुए यहां पर प्लस माइनस लगाया गया है। तो कहने का मतलब यह है कि अब एक मैं इसमें एग्जांपल बताता हूं कि मान लेते हैं कि अगर हम लोग n इक्वल टू 1 रख देते हैं, ठीक है, तो देखना क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 इंटू ई कितना है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो यह आ जाना चाहिए प्लस माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। अब एक चीज नोटिस करो, क्या कि इस चार्ज के दो टुकड़े होंगे, एक होगी प्लस वाली वैल्यू और एक होगी माइनस वाली वैल्यू। और अगर मैं तुमसे बोलूं कि ये किसका चार्ज है, तो ये चार्ज है इलेक्ट्रॉन का। अगर मैं तुमसे पूछूं ये चार्ज किसका है, तो ये चार्ज है प्रोटॉन का। ये देखो दो ही तरह के तो चार्ज होते हैं, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज रियलिस्टिकली प्रूव कर रहा है कि भैया दुनिया में दो ही तरह के चार्ज एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो दैट इज ऑल अबाउट क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। इसके बहुत सारे मल्टीपल फॉर्म्स होते हैं, कुछ बुक्स में Q इज इक्वल टू सिर्फ N लिखा रहता है वगैरह वगैरह, ठीक है, ओके। अच्छा एक इसमें इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन की बात करो यानी n इक्वल टू 1 की बात करो तो चार्ज इज एग्जैक्टली इक्वल टू E। कैसे भाई, n इक्वल टू 1 रख दो, n इक्वल टू 1 रख दो, काम खत्म। तो E इज एग्जैक्टली इक्वल टू E, करेक्ट, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, मैं साइन की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैंने इसमें समेशन नहीं लगाया है, समेशन लगा देता तो प्लस माइनस आ जाता, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड के टर्म्स में बात कर रहा हूं, ठीक है, मैग्नीट्यूड के टर्म्स में बात कर रहा हूं। चलो तो इतना क्लियर है, डन। अच्छा एक बात और समझते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, ये क्या होता है ये भी समझना, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल हलवा कंसेप्ट है, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, बहुत सिंपल सा, क्या भैया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है, जैसे एनर्जी में सुना होगा, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। सिमिलरली लॉ ऑफ मास था, मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू वन मास एलिमेंट टू अनदर मास एलिमेंट, मतलब इसको क्या बोलते थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास केमिकल रिएक्शंस में। सिमिलरली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है, चार्जेस कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। इसका मतलब टोटल चार्ज, टोटल चार्ज बोले तो सिग्मा Q इज इक्वल टू कांस्टेंट, सिग्मा Q विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है, द चार्जिंग, द टोटल चार्ज बिफोर चार्जिंग इज इक्वल टू टोटल चार्ज आफ्टर चार्जिंग। वाह क्या प्यारा कंसेप्ट है। मतलब आप ये बोल सकते हो कि अगर सिग्मा Q इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, सिग्मा Q इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, या आप ये भी बोल सकते हो डेल्टा Q इज इक्वल टू 0। डेल्टा Q इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है चेंज, इसका मतलब क्या होता है, चेंज। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, Q आफ्टर माइनस Q बिफोर
मस्ट बी इक्वल टू 0। इसका मतलब Q आफ्टर मतलब चार्ज बाद का इज इक्वल टू चार्ज बिफोर का। वाह, तो दिस इज द सिंपल लॉ। ओके, अगर ये बात समझ में आ गई तो इसका देखो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाता हूं। प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या है, ज्यादा बड़ा कुछ भी एग्जांपल नहीं लेना है, समझ में आ जाएगा आपको। देखो क्या है, ठीक है, याद रहे। देखो अगर इन लेक्चर्स को बकायदा प्यार से फॉलो करोगे, इस चीज की तो गारंटी दे रहा हूं, अच्छा स्कोर करोगे। 95 कहीं नहीं गए 100 में, ठीक है। अगर 50 का पेपर है तो 45 कहीं नहीं गए, बट पढ़ाई सही से करना है। मतलब क्या हुआ इसका, देखो मतलब ये है कि एक्सपेरिमेंट याद है वो पुराना वाला हमारा, क्या कि देखो ग्लास रॉड था हमारे पास, याद था, ग्लास रॉड था और हमारे यहाँ पे पास सिल्क क्लॉथ था, पक्का। मुझे ये बताओ बिफोर चार्जिंग मतलब बिफोर रबिंग, रबिंग के पहले यानी चार्ज किए जाने से पहले दोनों का टोटल चार्ज बताओ तो ग्लास रॉड का चार्ज Q ऑफ रॉड और Q ऑफ सिल्क क्लॉथ, ये कितना रहा होगा, ये भी 0 था, ये भी 0 था। सही बात है कि नहीं, दोनों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थे ना भाई। जब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थे तो इसका भी 0 इसका भी 0, सही बात है। अच्छा एक चीज और देखो, क्या देखना है, मैंने कहा कि पहले का चार्ज दोनों का 0 है। अब एक काम करते हैं, आफ्टर चार्जिंग देखते हैं। आफ्टर चार्जिंग कुछ ऐसी कंडीशन बन रही थी कि मान लेते हैं कि जब दोनों को तुमने रब कराया, मतलब ग्लास रॉड को लिया और सिल्क क्लॉथ को लिया और दोनों को तुमने क्या करा दिया, रब करा दिया, ठीक है ना भैया, दोनों को रब कराया। तो मान लेते हैं कि ग्लास रॉड से 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, तो मान लेते हैं +2 इलेक्ट्रॉन, मतलब अब ऐसे बोल सकते हैं कि -2 इलेक्ट्रॉन इस पे गए, ठीक है, नेगेटिव चार्ज बना दिया। तो इस पे गए तो इसका मतलब यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ गया होगा 2 इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज, और यहां पे मैं बोल सकता हूं कि -2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए, ठीक है। जब ऐड हो गए तो इसका मतलब अगर अब देखो, अगर मैं तुमसे पूछूं कि अब बताओ आफ्टर चार्जिंग बताओ दोनों का चार्ज, तो Q ऑफ रॉड आफ्टर चार्जिंग इज नथिंग बट +2Q +2E, और सिल्क का आफ्टर चार्जिंग मतलब Q ऑफ सिल्क आफ्टर चार्जिंग कितना है, -2E। अब टोटल चार्ज अगर निकालने की बात करोगे, अगर हम टोटल चार्ज निकालने की बात करें, टोटल चार्ज निकालने की बात करें तो टोटल चार्ज क्या बनेगा बेटा, टोटल चार्ज बनेगा, दोनों का सम कर दे, सिग्मा Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये प्लस ये Q रॉड प्लस Q ऑफ सिल्क, दोनों को ऐड कर दिया, कितना आ गया +2E -2E, दोनों कट पिट के कितना आ गया 0, और पहले भी कितना था 0। तो इसका मतलब Q बिफोर इज इक्वल टू Q आफ्टर, हैंस प्रूव्ड। हैंस आप बोल सकते हो, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और मैं मिलता हूं आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज स्टे ट्यून्ड विद अस। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि ना ही आप हमारा साथ दे रहे हो, ना ही आप हमारा मोटिवेशन बढ़ा रहे हो। तो प्लीज़ ज़ोर ज़ोर से अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, आप हमारी मेहनत को समझें। एंड वी विल मीट यू इन दिस नेक्स्ट लेक्चर, सो स्टे ट्यून्ड विद अस, एंड फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ विजिट टेकपाइल टेक्नोलॉजी। थैंक यू।